एक प्यारे से छोटे गांव में दो दोस्त रहते थे, चांगी और कवि। दोनों बचपन से ही घनिष्ठ दोस्त थे। चांगी बचपन से ही गरीब था और घर भी छोटा और कच्चा था, जबकि कवि बचपन से ही पैसे वाला था और उसके पास बड़ा बंगला और गाड़ियां थी। चांगी के रोजगार के लिए उसके पास सिर्फ एक बैलगाड़ी थी, जबकि चांगी के पास खुद का बिजनेस था। चांगी कवि से जलता था क्योंकि तो कवि के पास सभी सुविधाएं और दौलत था। चांगी एक रात को कवि के पीछे पीछे जाकर उसे मार डालता है और वह से दौड़कर भाग जाता है। फिर कुछ दिनों बाद कवि का भूत चांगी के सामने आकर बोलता है कि अरे चांगी बेईमान दोस्त, तूने मुझे धोखे से मारा, तू मुझ पर जलता था। फिर कवि उससे कहता है कि अरे दोस्त, कभी मुझे माफ कर दे, मैंने ये बहुत बड़ी गलती कर दी है, तुम्हें मारकर मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त, मुझसे गलती हो गई है। तभी कवि मन ही मन मुस्कुराकर उसे भी मार डालता है और उसे मुक्ति मिल जाती है। एक छोटे से जंगल में बहुत से जानवरों के बीच एक हर का बच्चा और एक भैंस का बच्चा रहता था। दोनों की बचपन से गहरी दोस्ती थी। एक दिन दोनों सोचकर जंगल से गांव की ओर जाते हैं। गांव जाते ही गांव के लोग उन्हें देखकर उनके पीछे दौड़ने लगते हैं और उन्हें वहां से जंगल की ओर भागते हैं। तो दोनों दोस्त वहां से फिर से जंगल की ओर लौट जाते हैं। जंगल पहुंचकर भैंस का बच्चा अपने मित्र हिरन के बच्चे से कहता है कि अरे हिरन मित्र, हम तो गांव में बस ऐसे ही घूमने गए थे और लोगों ने हमें वहां से भगा दिया, क्या हम इतने बुरे हैं क्या? तभी हिरन अपने दोस्त भैंस के बच्चे से कहती है कि अरे दोस्त, ऐसी बात नहीं है, हम अच्छी हैं और अच्छी ही रहेंगे। हिरन ये कही रही थी, तभी वहाँ एक साधु जी चमत्कार से प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि अरे हिरन बेटा और भैंस बेटा, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। मैं एक तपस्वी साधु हूँ और मैं कई देर से तुम्हें देख रखा था और तुम बहुत चिंतित हो जाओ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम जिसके भी घर जाओगे और घर वाला अमीर हो जाएगा। ये कहकर साधु जी वहाँ से गायब हो जाते हैं और भैंस और हिरन फिर से गांव की ओर जाते हैं। गांव जाते ही दोनों एक बूढ़े आदमी के घर है और उनके जाते ही वो पैसे वाला और अमीर बन जाता है। एक छोटे से गांव में शर्मा पूर्णता गांव में दो दोस्त रहते थे, जिसमें से एक दोस्त का नाम रामू और एक दोस्त का नाम श्यामू था। दोनों बचपन से साथ ही रहते आए थे। रामू बचपन से ही गरीब था और उसका घर भी गरीबों वाला था और रामू की अभी तक शादी भी नहीं हुई थी और वह अपनी माँ के साथ दोनों के लिए रहते थे। और श्यामू बचपन से ही पैसे वाला था, उसका घर भी पैसे वाला था। उसके माँ बाप गुजर चुके थे तो वह अपने बेटी और अपनी पत्नी के साथ रहता था। रामू एक दिन अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैं आज जंगल में लड़कियाँ काटने जा रहा हूँ और जल्द ही घर पर आ जाओ ना। तभी उसकी माँ बोलती है कि हाँ बेटा, जल्दी ही शाम होने से पहले घर पर आ जाना। तभी रामू वहाँ से कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल जाता है। रामू रास्ते में जाते जाते सोचता है कि क्यों ना मैं अपने दोस्त श्यामू को भी साथ में ले चलो। तभी तो फिर हमेशा मुंह के घर पर जाकर उसे बुलाता है कि अरे श्यामू भैया, बाहर आओ। श्यामू भैया, चलो मेरे साथ, जंगल से लकड़ियाँ लेकर आते हैं। तभी श्यामू बाहर आकर बोलता है कि हाँ चलो रामू, चलते हैं। श्री राम और श्यामू दोनों जंगल की ओर जाने लगते हैं। तभी रास्ते में दोनों बात करते हैं तो श्यामू रामू से बोलता है कि अरे रामू, तुम्हारी माँ भी गरीब है और तुम्हारे पिताजी भी गरीब थे और तुम भी गरीब हो और इसलिए तुम्हारी शादी नहीं हुई। मुझे ललाट है कि मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। गांव वाले बोलते हैं कि उसे गरीब पल के साथ। श्यामू, तू क्यों रहता है? मुझे यार तुझे और तेरी माँ से नफरत होने लगी है। बार बार तेरी माँ उसके हाथ का खाना मुझे खिलाती है और सड़ा खाना मैं नहीं खा सकता। तभी रामू कुल्हाड़ी से हमला करता है और श्यामू नीचे गिर जाता है और हम वहां से गांव की ओर भाग जाता है। ये कहानी है एक घने जंगल में रहने वाले दो दोस्तों की, जिनमें से एक दोस्त था बंदर और बंदर का दोस्त था सुअर। एक दिन की बात है जब बंदर दूसरे जंगल से शेर करके अपने जंगल की ओर आ रहा था, तभी रास्ते में उसे एक सुअर मिल जाता है।
तो सूअर उसे देखते ही बोलता है कि अरे बंदर दोस्त, कहाँ से आ रहे हो और किस जंगल में तुम रहते हो? मैं अभी तक तो तुम्हें इस रास्ते पर और इस जंगल में नहीं देखा है। तभी बंदर सूअर से बोलता है कि अरे सुअर दोस्त, मैं तो कई बार ही जंगल से जाता हूँ और बाहर के जंगल से खाना और घूम कर आता हूँ, तो मेरे अभी तक की जंगल में नजर नहीं आते हो। तभी सूअर बोलता है कि अरे बंदर दोस्त, मेरे कोई मित्र नहीं है और मैं अकेला ही घर पर रहता हूँ और मेरे खाना इकट्ठा कर देता हूँ और जंगल से और अपने घर से ज्यादा दूर नहीं जाता हूँ, इसलिए तुमको नहीं दिखाई देता हूँ। और बंदर भैया, अब बातें ही क्या करेंगे, चलो मैं तुमको अपना जंगल घूमता हूँ। ये कहते ही सूअर और बंदर दोनों जंगल में निकल जाते हैं और सूअर अपने जंगल की शेर बंदर को करने लगता है। सूअर और बंदर दोनों बहुत देर से जंगल घूमने के बाद बंदर पेड़ पर लटकते हुए सूअर से आगे आकर एक महात्मा जी के ऊपर गिर जाता है। सभी महात्मा जी उसे श्राप देते हैं कि हे मूर्ख बंदर, तुमने बिना देखे मेरे ऊपर छलांग लगाई है और मेरा अपमान किया है, तो मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू हमेशा के लिए एक चिड़िया बनकर ही उड़ता ही रहेगा। तभी बंदर चिड़िया बन जाता है और उड़ने लगता है। तभी साधु जी से उसका दोस्त सूअर कहता है कि मेरा कोई मित्र नहीं है साधु जी, आप मेरे दोस्त को फिर से बंदर बना दो ताकि मैं इसे अपना मित्र बनाकर इसके साथ रह सकूं। तभी साधु जी कहते हैं कि मैं अब इसको बंदर नहीं बन सकता, लेकिन तुम्हारे पीछे जो तालाब नजर आ रहा है उसे तालाब का जादुई पानी पीने से यह फिर से बंदर बन जाएगा, लेकिन इसके लिए इसका कोई दोस्त होना जरूरी है और वह भी दिल से। ये बात सुनकर दोनों वहाँ से तालाब के पास पहुँच जाते हैं और तालाब का पानी पीने लगते हैं। तभी वो पक्षी फिर से बंदर बन जाता है और दोनों की दोस्ती कायम हो जाती है। इस कहानी से यह पता चलता है कि किसी को भी दोस्त बना, लेकिन दिल से। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ये कहानी है एक घने जंगल में रहने वाले एक गाय और एक नींबू की। नींबू एक दिन गाय को कहता है कि क्या गाय, तुमने मेरे दोस्त आम को तुम्हारे आसपास देखा है? क्या इस रास्ते से जाते हुए देखा है? तभी गाय सर हिला के मना कर देती है और गाय नींबू से कहती है कि क्या नींबू भैया, तुमने मेरे बछड़े को देखा है? इधर उधर जंगल के आसपास है, इधर से जाते हुए देखा है। तभी नींबू भी मना कर देता है। तो दोनों दोस्त भी अपने अपने साथियों और अपने बच्चों को खोजने के लिए जंगल की ओर निकल जाते हैं। तभी रास्ते में गाय को बंदर मिलता है, तो गाय बंदर से पूछता है कि क्या बंदर भैया, तुमने मेरे बछड़े को इधर देखा है क्या? तो गाय को बंदर कहता है कि नहीं बहन, मैंने तुमने बछड़े को नहीं देखा, मैं तो अभी ही इस जंगल के अंदर आया हूँ। ये कहकर बंदर दूसरे जंगल की ओर जाने लगता है। तो गाय और नींबू भी अपने दोस्तों और अपने बछड़े को ढूंढने के लिए बंदर के पीछे पीछे चले जाते हैं और थोड़ा आगे जाते ही दूसरे जंगल में पहुंचकर गाय को एक जेब्रा मिलता है। तो गाय उससे पूछता है कि जेब्रा भैया, क्या तुमने मेरे बछड़े को इधर उधर देखा है क्या? या तुम अभी रास्ते से आए हो तो क्या रास्ते में तुमको मिला है क्या? तो जेब्रा मना कर देता है कि नहीं गाय, बिना मैं तुम्हारे बछड़े को ना ही रास्ते में देखा और ना ही इधर उधर देखा है। एक एकड़ जेब्रा वहाँ से चल देता है और गाय और नींबू भी निराश होकर वहाँ से जेब्रा के पीछे पीछे दूसरे जंगल की ओर जाने लगते हैं। आगे चलते ही गाय वहाँ से अगले जंगल में पहुँचकर जोर जोर से बोलने लगती है। तभी वहाँ पर उसका बछड़ा तोड़ के आ जाता है और गाय माही मन बहुत खुश हो जाती है। गाय की आंखों में आंसू आने लगते हैं और गाय नींबू को अकेला छोड़कर दोनों अपने बछड़े के साथ वापस अपने घर की ओर चले जाते हैं और नींबू केला निराश होकर अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए आगे निकल जाता है। नींबू अगले जंगल में पहुंचकर देखा है तो उसे एक दोस्त, बहुत पुराना दोस्त सजा मिल जाता है। नींबू से पूछता है कि क्या शलजम भाई, तुमने मेरे दोस्त आम को कहीं पर देखा है या इधर से जाते हुए देखा है? तभी सर्जन भी मना कर देता है और शलजम जो वहां से दूसरे जंगल की ओर जाने लगता है और नींबू भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है और नींबू अगले जंगल में पहुंचकर गाय की तरह जोर से चिल्लाता है। तभी आम भी पीछे से दौड़ते हुए उसके पास आ जाता है। तो दोनों की दोस्ती वापस से एक हो जाती है और हमेशा अपने दोस्त के साथ ही रहना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले स्टोरी में। एक छोटे से गांव मुंडिया नामक गांव में एक राजा का सिपाही और एक बेटी का बाप रहता था, जो रोज अपने काम से महल की ओर जाता था और महल में राजा से मिलकर फिर अपनी बेटी का ध्यान रखता था। एक दिन वो सिपाही अपने काम से महल की ओर जा रहा था, तभी उसे गांव का एक आम आदमी मिल जाता है। वह रखकर उसे कहता है कि
रुको सिपाही साहब, मुझे आपसे कुछ काम है। तभी सिपाही बोलता है कि अरे बोलो गांव के प्यारी नागरिक, मुझे आपको क्या सेवा चाहिए। मैं तुम्हारी हर बात सुनकर राजा के महल में उस बात पर चर्चा करूंगा और तुम्हारी बात का हल भी निकल आऊंगा। तभी गांव के नगर बोलता है कि सिपाही साहब, मैं कई दिनों से भूखा हूँ और मेरे माँ बाप भी कई दिनों से भूखे हैं। गांव में कुछ दिन पहले अकाल पड़ने से सब कुछ खत्म हो गया है और खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है और मेरे माँ बाप को तो अब चला भी नहीं जा रहा है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि राजा के सामने हमारी और गाँव की सिफारिश कीजिए कि गाँव में अकाल पड़ने के कारण कई सारी मुसीबतें आ रही है जिसकी हम जी जान लगाकर सामना कर रहे हैं। तो आप राजा से कहिए कि जल्दी से जल्दी हमारी समस्या का हल निकाले और गाँव में अनाज भी भिजवाए और पानी और दूध की व्यवस्था करवाए। धन्यवाद सिपाही जी, अब मैं चलता। ये कहकर गांव का वो आम नागरिक वहां से अपने घर के लिए निकल जाता है। ये बात सुनकर सिपाही वहां से राजा की महल की ओर चला जाता है और राजा के पास जाकर कहता है कि राजा साहब की जय हो। राजा जी, हमारे राज्य में बीते कुछ दिनों में खतरनाक अकाल पड़ा था जिसके कारण गांव में कई सारी चीज नष्ट हो गई है। लोग भूखे मर रहे हैं, सभी जनवरी की बीमारियों से मर चुके हैं और लोगों के रहने के घर भी नष्ट हो चुके हैं। कल पड़ने के बाद लोग बहुत दुखी है और बहुत परेशान भी हो रहे हैं। और राजा जी, बच्चों के हालत भी बहुत खराब है, बहुत सारे बच्चे भी बीमारियों से मर चुके हैं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ राजमहल के खजाने में से और उनकी कटरी में से गाँव में लोगों के लिए मकान और बीमार लोगों के लिए उपचार के लिए अलग अलग राज्यों से वेदों को बुलाकर ठीक करवाया जाए और उन्हें हर महीने का राशन दिया जाए ताकि फिर से गांव के हालात ठीक हो सके। आपसे मैं यही निवेदन करने आया था। राजा जी की जय हो। ये बात कहकर सिपाही वहां से गांव के ओर निकल जाता है। घर पहुंचकर सिपाही अपनी बेटी से कहता है कि कैसी हो बेटी, आज मैं गांव के एक नागरिक से बात करी तो बेटी उसने बोला कि सिपाही साहब, गांव में आकर बने के कारण बहुत सारे बच्चे, जानवर और लोग मर चुके हैं और लोग भूखे मर रहे हैं। लोगों को ना ही अन्य पानी और दूध मिल रहा है, लोगों के पास ना ही रहने के लिए घर बचा है, नहीं खाने के लिए कुछ सामग्री। तो बेटी मैं राजा साहब से इन सभी की आज मांग करके आया हूँ। तू राजा साहब नहा कर दी है तो बेटी हम कितनी किस्मत वाले हैं कि हमें सारी सुविधा मिल चुकी है और हमें किसी चीज की कोई कमी भी नहीं है। तभी बेटी बोलती है कि हाँ पिताजी, यह बात तो सही है, लेकिन आपने अच्छा किया कि महाराज को बोल दिया टाटा नमक कोई समस्या ना हो और लोग भी से अपनी प्यारी जिंदगी जी सके और अपनी खुशियों को वापस ले सके। और राजा साहब ने भी हाँ करके अच्छा किया ताकि सभी को अपने अपने घर और सभी को खाने के लिए अनाज भी मिल जाए ताकि उन्हें किसी भी चीज की जरूरत ना पड़े और वह फिर से अपनी प्यारी जिंदगी जी सके। धन्यवाद पापा, अपने राजा साहब को ये बात बोलकर अच्छा किया ताकि सभी को वापस अपनी खुशियाँ मिल सके। और पिताजी मैं भी आपकी तरह बनूंगी और लोगों की सेवा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहूंगी और अपने आप को इतना काबिल बनाऊंगी कि लोगों की सेवा करके उनकी दुआ का सुकून और आपका भी नाम रोशन कर सकूं। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा हमें जरूरतमंदों की सेवा और गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए, नहीं कि उनका मजाक उड़ाना चाहिए। अगर गाने अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।